नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल कर एक एक करके जानेंगे, संक्रमितों के आंकड़े के विस्तार से जानेंगे, आपको कहां से किन राज्यों में आज मामले निकल के आए। इसके साथ ही आपको बता दें दुखद खबर, ऋषि कपूर की निधन हो चुके हैं मुंबई में 67 साल की उम्र में। इसके बारे में तो बताएंगे, लेकिन इस बीच हिंदू सेना ने बड़ा ऐलान कर दिया जफरुल इस्लाम के खिलाफ। जी हाँ, दिल्ली अल्पसंख्यक बोर्ड के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है, उसके बारे में भी बताएंगे और आखिर क्यों ऐलान किया वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच फर्जी खबर, आरोग्य सेतु ऐप से सेना को खतरा। जी हां, फर्जी आरोग्य सेतु ऐप से सेना को खतरा, पाकिस्तान की खतरनाक साजिश, उसके बारे में तो बताएंगे ही। लेकिन इस बीच मौलाना साथ को लेकर भी ईडी ने चौथा नोटिस दिल्ली पुलिस ने जारी कर दिया। जी हां, सरकारी लैब से कराए कोरोना संक्रमण की जांच, नहीं खत्म हो रही इसकी मुसीबतें। सब कुछ खबरें विस्तार से जानेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भावुक अपील की है। जी हां, भावुक अपील क्यों की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उसके लिए किसके लिए की है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 33,333 हो चुका है। जी हाँ, अब तक 33,333 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1,082 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान की बात करें तो आज 118 मामले सामने आए हैं, टोटल 2556 मामले हो चुके हैं। जबकि आंध्र प्रदेश में भी 71 मामले सामने आए, टोटल 1400 मामले हो चुके हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में भी आज 33 मामले सामने आए, टोटल 758 हो चुके हैं। कर्नाटक में 22 मामले सामने आए, टोटल 557 हो चुके हैं। जबकि बिहार में 6 मामले सामने आए, टोटल 409 हो चुके हैं। हरियाणा में 18 मामले सामने आए, टोटल 329 हो चुके हैं। ओडिशा में 3 मामले सामने आए, टोटल 128। जबकि असम में 4 मामले सामने, टोटल 42 मामले हो चुके हैं। ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि नहीं रहे बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर, 67 साल की उम्र में मुंबई में निधन। जी हाँ, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के ये हफ्ता एक बुरे सपने की तरह चल रहा है। बुधवार को शानदार कलाकार इरफान खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया और गुरुवार को दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। बुधवार को ही ऋषि कपूर को मुंबई के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। गुरुवार को वो दुनिया छोड़कर चले गए। ऋषि कपूर 67 साल के थे और कैंसर से पीड़ित थे। ऋषि कपूर के दोस्त, रिश्तेदार, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने गुरुवार को ट्वीट करके ऋषि कपूर के निधन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि वो गया, ऋषि कपूर भी गए, अभी उनका निधन हुआ, मैं टूट गया। कपूर परिवार की ओर से ऋषि कपूर के भाई रणधीर कपूर ने भी निधन की जानकारी दी। ऋषि कपूर ने भी बुधवार को परिवार के HN रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनके परिवार के लोग थे। तो इस तरीके से बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसकी फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, दुखद खबर है। कमेंट के माध्यम से ओम शांति ओम लिखना मत भूलेगा, ताकि आत्मा को शांति मिल सके। अच्छे लीजेंड महापुरुष भी थे, हम कह सकते हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर, हिंदू सेना ने जफरुल इस्लाम के खिलाफ दी पुलिस से शिकायत, कार्रवाई की मांग। जी हाँ, हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उन्होंने डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान द्वारा फेसबुक पर किए गए पोस्ट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 124 से राजद्रोह, 153 धर्म के आधार पर नफरत फैलाना और 295 धार्मिक भावनाओं को आहत करने के तहत मामला दर्ज कराने की मांग की गई। हालांकि अभी तक मामले FIR दर्ज नहीं की गई है। दरअसल दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान के क्वारंटाइन सेंटर में तबलीगी जमात के लोगों के साथ गलत व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट में कहा था कि तबलीगी जमात के लोगों को क्वारंटाइन की अवधि पूरा करने के बाद भी उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है। जमातियों को साथ छुआ-छू का व्यवहार भी हो रहा है और उन्हें कैदियों की तरह रखा जा रहा है। जफरुल इस्लाम खान ने कहा है कि सरकार की ओर जमातियों का प्लाज्मा इस्तेमाल कर रही है तो दूसरी तरफ उनको कैदियों से भी बदतर हालात में रख रही है। उन्होंने कहा कि जमातियों को ना तो समय पर दवाई मिल रही है और ना ही खाना मिल रहा है। इस तरीके की गलत टिप्पणी की थी उन्होंने, और इसी को लेकर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग पर हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने जमकर भड़ास निकाली और उनके खिलाफ मानहानि के साथ साथ राजद्रोह के मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है, क्योंकि जितनी भी बातें उन्होंने कही थी सब तथ्यहीन थी और सब झूठी खबरें थी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि फर्जी आरोग्य सेतु ऐप से सेना को खतरा, जवान को सतर्क रहने के निर्देश। जी हाँ, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत सरकार की ओर से लॉन्च किए गए आरोग्य सेतु ऐप के फर्जी संस्करण से भारतीय सेना की चिंता बढ़ गई। दरअसल न केवल भारतीय सेना बल्कि भारत में अब इसको आरोग्य सेतु को किसी
तीसरे लिंक से डाउनलोड ना किया जाए, इसको लेकर सरकार को गाइडलाइन जारी करनी पड़ी। दरअसल पाकिस्तान इसमें भी कूद पड़ा है। पाकिस्तान इसी से मिलता जुलता एक फर्जी आरोग्य सेतु ऐप बनाया है, जिससे सेना की संवेदनशील जानकारियां चुराई जा रही हैं। अधिकारियों ने बुधवार को परामर्श किया है कि फर्जी ऐप उपयोगकर्ताओं को व्हाट्सएप पर संदेश के जरिए, एसएमएस के जरिए, ईमेल के जरिए, इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया के मार्फत किसी भी लिंक से प्राप्त हो सकता है। परामर्श में सभी कर्मियों को सुझाव दिया गया है कि आरोग्य सेतु ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के लिए अधिकृत वेबसाइट mygeo.in पर ही जाएं, इसके बाद ही उसको अपलोड करें, वरना अगर दूसरे तरीके की लिंक अगर आप अपलोड कर लेते हैं तो ये आपके लिए चिंता की विषय हो सकता है और आपके सारा डेटा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से इसे ट्रैक किया जा रहा है। ऐसे कई फर्जी आरोग्य सेतु ऐप बन चुके हैं, तो आप उससे सावधान हो जाएं ताकि आप सुरक्षित रह सकें। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने जारी किया मौलाना साद को चौथा नोटिस, सरकारी लैब में कराए जल्द से जल्द कराए कोरोना की जांच। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को मौलाना साद को चौथा नोटिस जारी करके सरकारी लैब से कोरोना की जांच कराने के लिए कहा है। आपको बता दें कि तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद एक प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्ट करा चुका है, वहाँ उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इस नोटिस क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के कुछ सवालों के भी जवाब मांगे। उन्होंने पुराने नोटिस में भी जो जवाब नहीं दिया था, अब ये चौथा नोटिस मौलाना साद को जारी किया गया, लेकिन उसका जवाब बिल्कुल एक भी नहीं आ रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। कामगारों से सीएम योगी आदित्यनाथ की भावुक अपील, कहा सब्र रखें, ये हर एक यूपी वालों को निकालेंगे, घर तक पहुँचाएंगे। जी हाँ, लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के कामगारों और मजदूरों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भावुक अपील की है। उन्होंने श्रमिकों से गुरुवार को कहा है कि वो सब्र रखें, सरकार उन्हें घर तक पहुंचाने की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है। सभी प्रवासी कामगार व श्रमिक भाइयों बहनों से अपील है कि जिस धैर्य का परिचय आप सभी ने अभी तक दिया है, उसी धैर्य को बनाए रखें, पैदल ना चलें, जिस राज्य में है वहाँ की सरकारों से संपर्क में हैं और सभी को सुरक्षित वापसी के लिए संबंधित राज्य सरकार से वार्ता कर कार्य योजना बनाई जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भावुक अपील इसलिए की क्योंकि सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के लोग खास करके मुंबई से ही निकल चुके हैं, कोई अहमदाबाद में है तो वहाँ से ही पैदल ही निकल चुका है, मध्य प्रदेश में है तो वहाँ से ही निकल चुका है। इन सब को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनसे अपील की है कि जल्द से जल्द आप लोगों को घर तक पहुँचाया जाएगा, लेकिन आप जहाँ हैं अभी फ़िलहाल वहीं रहें और पैदल बिल्कुल भी ना निकले। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि विधानसभा परिषद महाराष्ट्र निकल के आ रही है। दरअसल विधानसभा परिषद सदस्य बनने के लिए उद्धव से मोदी जी से मांगी मदद, अगर ऐसा नहीं होगा तो कहा इस्तीफा देना पड़ेगा और चुनाव कराने को लेकर भी चुनाव आयोग से भी बात करना शुरू कर दिए उद्धव ठाकरे। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा परिषद का सदस्य मनोनीत होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी है। 27 मई को उन्हें सीएम बने 6 महीने पूरे हो जाएंगे। अब वो विधान परिषद सदस्य के रूप में है। एक तरफ पीएम मोदी से उन्होंने कल परसों बात की, जिसके बाद अब उन्होंने चुनाव आयोग से भी बात करना शुरू कर दिया और चुनाव आयोग से इस पर जल्द से जल्द चुनाव कराने की बात की। माना जा रहा है कि पीएम मोदी से भी बातचीत करने के बाद बात नहीं बनी है और उद्धव सरकार को तो अब इस्तीफा देना ही पड़ेगा। यही कारण है कि अब वो काफ़ी परेशान और चिंतित है और माना जा रहा है कि अब उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे में इस्तीफा अगर देते हैं तो सरकार अस्थिर हो सकती है। ऐसे में मुसीबत बढ़ गई है और ना तो चुनाव हो सकता है इस समय और ना ही राज्यपाल उनको फिलहाल सदस्य बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसे में सरकार गिरनी भी तय मानी जा रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। असम के डिटेंशन सेंटर से जमानत पर छूटने वालों की मदद करेगा जमीयत उलमाए हिंद। जी हां, असम के डिटेंशन कैंप में जमानत पर रिहा करने वाले लोगों को पुनरुत्थान के लिए मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद सामने आया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए डिटेंशन सेंटर में रह रहे 20 लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जो एनआरसी प्रक्रिया में अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सके और विदेशी घोषित किए जा चुके हैं। अब उनके जमानत पर बाहर निकलने पर पुनरुत्थान के लिए जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने उन्हें आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि असम के डिटेंशन कैंपों में रहने वाले रिहाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल 2020 को एक सुनवाई के दौरान उन कैदियों को रिहा करने का आदेश जारी किया जिनको विदेशी घोषित किया गया था। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि 4 मई से कोरोना पर नई गाइडलाइन, कुछ रियायतों के साथ बढ़ सकता है लॉकडाउन। जी हाँ,
सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई से आगे भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन कई जिलों में लोगों को सेवाओं के लिए लिहाज से काफ़ी छूट दी जा सकती है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 24 मार्च को ये लॉकडाउन कर दिया। 3 मई तक दोबारा लॉकडाउन को बढ़ाया गया। अब इसकी भी अवधि समाप्त होने वाली है। इसे भी बीच बुधवार को गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया है कि 4 मई से नई गाइडलाइंस प्रभावी हो जाएंगी। इसका मतलब साफ है कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन में पूरी तरीके से छूट नहीं दी जाएगी। कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि कई जिलों में लॉकडाउन को खोला भी जा सकता है। जो इलाके ग्रीन जोन में बताए जा रहे हैं वहाँ पे लॉकडाउन खोलने का मतलब सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने दिए जाएंगे, केवल ट्रांसपोर्ट को छोड़ करके। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि चमगादड़ से मिली कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी, इसी से होगा इलाज, वैज्ञानिकों का दावा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस को फैले लगभग 5 महीने हो चुका है। इस बीच वैज्ञानिक वायरस के बारे में खास जानकारी नहीं जुटा सके हैं। लगातार इधर उधर की बातें निकल के आ रही। इस बीच ये वायरस जो जगह जगह फैला, ये चमगादड़ से मिलने की वजह से हो रहा है। और चमगादड़ में बड़ी रिसर्च में खुलासा हुआ है कि चमगादड़ में कोरोना वायरस जैसे नाम का ये वायरस भी पाया गया है। और माना जा रहा है जिस तरीके से चमगादड़ इस वायरस से लड़ रहा है, उसी चीज़ को निकाल कर अब दवा भी बनाई जा सकती है। तो ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि चीन को झटका देने के मोड में है अमेरिका की 15 से ज़्यादा कंपनियां। जी हाँ, आपको बता दें कि कुछ ही दिनों के अंदर ही चीन छोड़कर भारत आ जाएंगी ये कंपनियां। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ आवंटन। जी हाँ, कोरोना महामारी के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों को मोह चीन से भंग होने लगी है। वो अपने आगे के कारोबार चीन में रहकर नहीं करना चाहती हैं। यही वजह है कि अब भारत में अपनी कंपनियों के लिए ये पहल के तहत शुरू कर दिया है। यूपी सरकार ने चीन को छोड़कर आने वाली कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश करने का आमंत्रण दिया है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन कंपनियों को भरोसा दिलाया है कि यूपी में व्यापार को समुचित माहौल के साथ हर संभव सुविधा और सहूलियतें दी जाएंगी। योगी सरकार के इस पहल का सबसे सकारात्मक असर भी देखने को मिलना शुरू हो गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि श्री रविशंकर ने कहा, कोरोना वर्ल्ड वार 3 से कम नहीं है। हम कई चुनौतियों को पार करते हैं और इसे भी पार कर लेंगे। जी हाँ, फिल्म निर्माता और निर्देशक करण जौहर ने बुधवार को हार्ट टू हार्ट सीरीज़ के पहले कार्यक्रम के आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर से बातचीत के कार्यक्रम की शुरुआत की। अभिनेता इरफान खान को श्रद्धांजलि देकर बातचीत में कोरोना से प्रेम, रिश्ते, रूढ़ियों जैसी बात की गई। इसमें खास करके श्री रविशंकर बाबा जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि अब ये जिस तरीके से कोरोना संकट है, किसी वर्ल्ड वार 3 से कम नहीं है। हालांकि भारत ने बहुत सारी चीज़ों पर फतह हासिल की है और इस कोरोना वायरस को भी हराएगा, इसमें कोई 2 से 3 राय नहीं है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। कोरोना वायरस को 5 मई तक मात देने की तैयारी में है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश पूरी तरीके से कोरोना से मुक्त होने वाला है। दरअसल लगभग 50 के करीब कोरोना संक्रमण की संख्या हिमाचल प्रदेश में थी। अब वो धीरे धीरे सब रिकवर हो चुके हैं। कुछ ही लोग बचे हैं। माना जा रहा है कि 10 व्यक्तियों को अस्पताल से अगले कुछ दिनों के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और अगर कोई नए मामले नहीं आएंगे तो 5 मई तक हिमाचल प्रदेश कोरोना से मुक्त हो जाएगा। फिलहाल अच्छी खबर है। चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, एक नज़र डालते हैं। दरअसल दुनिया भर में अब तक 31,93,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 2,27,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की बात करें तो 10,63,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 61,400 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 2,12,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 24,200 लोगों की मौत हो गई है। इटली में भी 2,07,000 मामले आए हैं, जबकि 27,000 लोगों की मौत हुई है। यूनाइटेड किंगडम में भी 1,65,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 26,000 लोगों की मौत हुई है। जर्मनी में भी 1,61,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 6400 लोगों की मौत हुई। तो फ्रांस में भी 1,28,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, 24,000 लोगों की मौत हुई है। तो ये है आंकड़े दुनिया भर के। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद शुरू होगी हवाई टिकटों की बुकिंग। इतने दिन पहले बताएगी सरकार। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बाद अब संक्रमण के जिस तरीके से लॉकडाउन किया था उसके बाद से ही हवाई यात्रा भी बंद थी। लेकिन अब इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक एविएशन मिनिस्टर के सीनियर अधिकारी ने बताया है कि उड़ान सेवाएं शुरू करना अब कोरोना वायरस के मामले पर निर्भर करेगा। हालांकि जून के पहले हफ्ते से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बताया जा रहा है कि योजना एयरलाइंस को ऑपरेशन शुरू होने के 10 दिन पहले से बुकिंग शुरू करने की इजाज़त दे जाएगी। यानी जब से इसमें शुरू जब करना होगा तो उससे 10 दिन पहले ये अपने आप में ही तुरंत इजाज़त दे दी जाएगी लोगों की बुकिंग के लिए। फिलहाल
चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। ऋषि कपूर की बेटी को मिल गया है पास। जी हाँ, 5 लोगों को मिला मूवमेंट पास। अब बाई रोड जरिए पहुंचेंगे ऋषि कपूर के घर। जी हाँ, ऋषि कपूर की बेटी रिधिमा कपूर साहनी अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए सड़क मार्ग के जरिए मुंबई रवाना हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने इस बात राहत देते हुए ऋषि कपूर के परिवार के 5 लोगों के लिए पास जारी कर दिया, जिसमें वो मुंबई जा सकेंगे। तो बाई रोड ही जाना पड़ेगा। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी याद देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।